हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। संभव बीज की वेक्टर पार्ट 2 की आज हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। संभव बीज की आज की क्लास सदिश यानी वेक्टर पर बेस्ड है। ये वेक्टर पार्ट 2 है, यानी पहले पार्ट की जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट वेक्टर होता है क्या है, उसे लिखते कैसे हैं और लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर दिशा किस प्रकार बताता है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए जो पीवाईक्यूज नहीं थे, लेकिन पीवाईक्यूज में उन कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। अभी तक पीवाईक्यूज हमने नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो फिर जब पीवाईक्यूज करेंगे हम तो और कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आने लग जाएगा हमें। ठीक है, हम पीवाईक्यूज को केवल बाय फॉर्मूला ही नहीं करते हैं, हम पीवाईक्यूज को करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक्स के साथ में। आगे मेरी बात समझ में? तो आज की क्लास भी कुछ ऐसे रहने वाली है, शानदार, धुआंधार, मजेदार। तो बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ ही कुछ सवाल भी करने वाले हम। चलिए, तो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम बात करते हैं हमारे वीडियो पर, आगे क्लास में, आगे टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें, लोगों में पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, तो भाई लोगों, जब हमने पढ़ा कि वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं, हमने पढ़ा कि उसे लिखा कैसे जाता है। मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, हमने ऐसे पढ़ा कि जो सदिश होता है उसको लिखने का तरीका ये होता है कि यदि आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए रहे, तो जैसे ये बिंदु दे दिया मुझे ए, और इसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं एक्स, वाई एंड जेड, तो इसके मूल बिंदु को हमें पहले देख लेना है। कहाँ से हमें इसकी लोकेशन देखनी है, इसकी स्थिति देखनी है, इसकी पोजीशन देखनी है। वहां से हमें एक स्थिति सदिश खींच देना है। ये खींच दिया मैंने, ठीक है, ये खींच दिया। क्लियर? ये स्थिति सदिश जो है आर वेक्टर कहलाएगा। ये जो आर वेक्टर है स्थिति सदिश, इसे लिखने का सीधा तरीका है, आप कोऑर्डिनेट्स को लिखिए, यानी एक्स वाई जेड के निर्देशांकों को लिखिए। तो मैंने एक्स लिख दिया, साथ में डायरेक्शन बताने के लिए मैंने आई कैप लिख दिया, फिर मैंने वाई लिख दिया, डायरेक्शन बताने के लिए जे कैप लिख दिया, फिर मैंने जेड लिख दिया, और डायरेक्शन बताने के लिए मैंने के कैप लिख दिया। ये इसकी स्थिति सदिश है। ठीक, स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब थोड़ी सी देखिए, ये जो है ना आर कैप हमने लिखा है, ये जो आर कैप हमने लिखा है यहाँ पे ग्राफ में, इधर देखो, ये हमने सदिश के रूप में लिखा है, बट हमें चाहिए नॉर्मल वैल्यू, कि हम मान जिसको बोलते हैं, हमें चाहिए मान। एक तरीके से ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात करें तो हमें चाहिए परिमाण। ठीक है, क्लियर? और अंग्रेजी में बात करें तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हमें चाहिए ये, मतलब मैं नापू कैसे भाई कि इस डायरेक्शन में ये कितना है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, जो भी है। ठीक है, उसके बारे में पता करना पड़ेगा ना कितना है। तो वो नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा भाई। ये लो, मोड लगा दिया। अब देखो, मोड लगाकर क्या किया जाता है, आप अंडर रूल करिए और जो भी निर्देशांक थे उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो मैंने जोड़ दिया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये मेरा मोड आ गया। ठीक है, अब इसमें जो आई कैप जे कैप के कैप है ना भाई, ये आई कैप जे कैप के कैप, इन्हें बोला जाता है एकांक सदिश। हमने ये भी बात की थी। ठीक है, इन्हें बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, और इन्हें निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है, इनको लिखा जाता है केप के साथ में। क्योंकि मैं आई केप जे केप के केप, आई केप जे केप के केप, कभी कभी एन केप भी लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं आर का निकाल रहा हूँ तो मैं आर केप लिख देता हूँ। और आर केप का जो मान होता है वो ऐसे निकाला जाता है, दिया हुआ वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मोड। दिया हुआ वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मोड, यानी मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एक्स आई केप, वाई जे केप एंड जेड के केप, और नीचे आर केप का मोड लगाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर 100 लगा दूंगा, क्योंकि आर मोड मैंने ऐसे निकाला है। बस हो गई, देखो कहानी कंप्लीट। अब ये मत देखना सर
कि यहाँ देखो मोड पे वेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने देखो मोड पर वेक्टर लगाया हुआ था, यहाँ पर मोड पर वेक्टर लगाया नहीं आपने। यहाँ पर देखो फॉर्मूला आप लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा भी सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चल जाएगा। कहाँ, ये लो, मैं इसको हटा भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, समझ में आया सबको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब थोड़ा सा आगे आने की बारी आ गई हमारी। देखो अब सबसे पहले वेक्टर्स को शामिल कैसे करें कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एडिशन की, हम बात करने वाले हैं एडिशन की। देखो एडिशन दो टाइप का होता है, हर चीज है ना। नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कहो, हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला मैथमेटिकली, इस हिसाब से। दूसरा ग्राफिकली। ये दो चीजें बात है, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। हमें ये दोनों पता होना चाहिए। मैथमेटिकली बड़ी आसान है, ठीक है, मैथमेटिक्स बड़ी आसान है। ग्राफिकली समझना बड़ी जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन, दूसरा हमें पता होना चाहिए उनके बीच का एंगल, एंड देन तीसरा पता होना चाहिए हमें अब करना क्या है, करना क्या है। और पेज नीचे किसे गया, और अरे कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज थोड़ी थोड़ी पहले मैं मैथमेटिकली बता देता हूँ क्योंकि ये बड़ा आसान है, ठीक है। तो देखो जो भी हो रहा है सबको देख लेना। मान लो मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है कोई, माना ए वेक्टर है जिसकी नाम दे रखी है मुझे एक्स आई के वाई, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा मान लेता हूँ। इसका मान दे रखा है मुझे x1 आई केप, y1 जे केप एंड z1 के केप, ये मैंने केप लगा दी। इसी प्रकार मान लो एक और वेक्टर दे रखा होगा मुझे बी वेक्टर, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उस हिसाब से मैं वेक्टर लिख देता हूँ x2 आई केप, y2 जे केप एंड z2 के केप। ये ए वेक्टर का नाम दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है मुझे, वेक्टर्स में लिख के दे दिया अगले ने। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली ए वेक्टर जब ऐसे दिया हुआ है ना भाई, ऐसे 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 दिया हुआ है, बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब पता क्या है। आप एक ग्राफ बनाइए, यदि आपको ग्राफिकली बनाना है तो, समझना है तो। नीचे मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ वाई लिख देता हूँ। पहले मुझे ए दे रखा है कहीं पर, ये पॉइंट मुझे दे रखा है ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ऐसे मुझे दे रखा है कोई बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 एंड z2, ठीक है। अब ए का जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश है, यानी ये है ना, ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर, इसको हमने ऐसे लिख रखा है, ये वाला तरीके से ए वेक्टर को ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही यदि मैं बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर का पता लगाऊं, सॉरी बी की पोजीशन का पता लगाऊं, तो बी की पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखी जाएगी, ये लो, ऐसे लिखी जाएगी, है ना। अब इस बी को हमने ऐसे लिखा है, देखो नीचे यहाँ पर। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, समझ में आया? देखो मैथ्स यहाँ पर है, मैथ्स इधर है और ग्राफ इधर है। इन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन बनता है, इधर से ग्राफ से आप मैथ्स ऐसे बनाते हैं, मैथ्स से आप ग्राफ ऐसे बनाते हैं। बट अभी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अभी मैं केवल बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को भी मिटा देता हूँ, चलो रहने देते हैं। देखो अब मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, अभी पता नहीं क्या दे रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से समझता हूँ कि भाई नॉर्मल पोजीशन वेक्टर ऐसे दे रखा है, ठीक है। आप ग्राफिकली समझना चाहो, अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, यानी वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा मैं सोचूंगा नहीं कि एक्चुअली है क्या, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो उसका ग्राफ किस हिसाब से बनेगा वो अलग अलग तरीके पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने ए और बी का पोजीशन वेक्टर समझकर मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया कि यहाँ पे ग्राफ कैसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल मुझे ऐड करना है, तो देखो ऐड करने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, तो सीधा सीधा है यार, x1 आई केप, y1 जे केप एंड z1 के केप। ए की वैल्यू लिख दीजिए, बी की वैल्यू लिख दीजिए x2 आई केप, y2 जे केप प्लस z2 के केप, ये लिख दिया। अभी सीधा सीधा एकदम सीधा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उनके लिए सीधा रूल लगता है। तो प्लस के लिए देखो मैंने कैसे लिख दिया, आई केप वालों को सबको एक साथ कर लो, तो देखो आई केप वालों को सबको एक साथ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया आई केप लिख दिया। आई केप में x1 आता है x2 आता है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा x1 प्लस x2। अब देखो जे केप वालों को एक साथ ले लो, इसमें आता है y1 एंड y2, तो लिख दिया y1 प्लस y2।
एंड यहाँ पर Z1 और Z2 है, तो K वालों को साथ में ले लिया और मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2। सीधा सीधा हो गया यार, कोई ज़्यादा माथापच्ची की बात ही नहीं है, एकदम सरल सा है। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मुझे जो ए वेक्टर है ना वो दे रखा है 2i 3j 4k। वैसे बी वेक्टर दे रखा है मुझे 3i केप 5j केप एंड 6k केप। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ना यार, आई वालों को ऐड कर लो। देखो आई वालों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 एंड 3 ऐड करके 5। फिर जे वालों को देखना है, जे वालों को देखो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, 3 एंड 5 ऐड होकर कितने बनते हैं 8, हो गया काम। फिर मुझे के वालों को ऐड करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पे है के में, के केप में 4 और नीचे है 6, दोनों को ऐड कर लिए तो कितना हुआ 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 हो गया मेरे पास 10, 4 प्लस 6 मेरे पास कितना हो गया 10। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो गया 5i केप 8j केप एंड 10k केप। क्लियर है एकदम। अच्छा माइनस करना होता तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख दूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर के नंबर आगे लिखने पड़ेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू आगे लिखने पड़ेंगे ना, 2i केप प्लस 3j केप प्लस 5k केप माइनस 3i केप प्लस 5j केप प्लस 6k केप। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई को इधर लिख लो। अब देखो ध्यान से देखना, इधर 2 है इधर 3 है, बड़ा नंबर इधर है में माइनस का है भाई। जैसे ही देखो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, साथ के साथ ही देखना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस का हो गया, ये वाला साइन भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये वाला साइन भी का हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 6। अब देखो 2 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस का 1 बच गया, ये बचा ना, प्लस जे केप। इनको माइनस प्लस नहीं करना है, अंदर संख्या माइनस प्लस कर दो, या तो तुम बाहर साइन चेंज कर सकते हो या अंदर साइन चेंज कर सकते हो। मैं अंदर चेंज करूंगा, ये 3 है और ये 5 है, -5 है यहाँ पर, यहाँ 3 है तो मेरे पास बच गया माइनस का 2, और देखो यहाँ पे 5 है यहाँ 6 है तो यहाँ पे बच गया मेरे पास माइनस का 1, और यहाँ पे मैंने के लिख दिया। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1 आई केप माइनस का 2 जे केप एंड माइनस का 1 के केप। बस हो गई कहानी कंप्लीट। ये मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। समझ में आया आपको? ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस प्लस माइनस का खेल है। आई वालों को घटा दो, जे वालों को घटा दो, के वालों को घटा दो, बस। यदि बड़ी संख्या आपकी माइनस में है तो आंसर माइनस में आएंगे, बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस के आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया। अब देखिए थोड़ा आगे बताता हूँ मैं आपको, जो मेन जहाँ पर है बात वही तो आती है इंपॉर्टेंट। देखो वही तो कहानी है। अब देखो उस कहानी का थोड़ा सा सीन समझते हैं। ग्राफिकली कैसा सीन बने, ग्राफिकली ऐड करना हो तो मुझे ग्राफ के हिसाब से ऐड करना है। ठीक है, ग्राफिकली एडिशन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है देखो ग्राफिकली एडिशन। ठीक है, मान लो आपको 2 वेक्टर दिए हुए भाई, कितने वेक्टर दिए हुए हैं 2 वेक्टर दिए हुए। अच्छा समझते हैं, देखो थोड़ा सा बात को। मान लो मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ध्यान से देखना, मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है ऐसे, दे दिया, जिसका मुझे डायरेक्शन दे रखा है, ग्राफ बता रखा है भाई इस डायरेक्शन में, कोई वैल्यू भी दे रखी होगी ए वेक्टर की, लेकिन तीर बनाकर अगले ने एरो बनाकर मुझे बता दिया इधर। इसी प्रकार मुझे कोई बी वेक्टर भी दे रखा होगा। ठीक है, मुझे कोई बी वेक्टर भी दे रखा होगा, मैं बनाता हूँ उसको ऐसे। ठीक है, इधर दे दिया अगले ने मुझे बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल दे दिया मुझे थीटा। और अब अगले ने कहा है कि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल के दो, अब ऐड करके दो। अब यदि मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊं तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसको खोल के समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। देखो एक्चुअली जो है ना, इन सब के लिए एडिशन के लिए ट्रायंगल बनना बहुत जरूरी है। क्या बनना बहुत जरूरी है? ट्रायंगल। सारा खेल ट्रायंगल पे टिका हुआ है। अब आपको ट्रायंगल इसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा पहले ट्रायंगल रूल आपको हल्का सा बताता हूँ। देखो ठीक है, इसमें चलता है।
मान लो ट्रायंगल रूल बताता हूँ, तो नीचे आ जाता हूँ मैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इन सब में जो नॉर्मल बेसिक जो फॉर्मूला है ना, बेसिक जो सबसे बेसिक है ना, वो है ट्रायंगल रूल। कौन सा एंगल रूल है? ट्रायंगल रूल। इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी जल्दबाजी में। ट्रायंगल रूल, इसे त्रिभुज का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, मान लो, कॉन्सेप्ट समझना। मान लो आपका ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, ए वेक्टर ऐसे दे रखा है ना, और बी वेक्टर मुझे इसी हिसाब से इधर दे रखा है, यानी ये मुझे दे दिया बी वेक्टर। किसी त्रिभुज की एक भुजा ए वेक्टर को बताती है और दूसरी भुजा बी वेक्टर को बताती है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों कहां पर है? सेम डायरेक्शन में। अब आपको सेम डायरेक्शन कैसे पता लगा कि है कि नहीं? तो देखो, एक के पीछे एक जा रहा भाई, ये इधर जा रहा, इसी के पीछे इसने मुंह बना रखा है, सेम टू सेम। देखो, एक के पीछे एक डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऐसे जा रहा हो, ठीक है, और ये कहीं ऐसे जा रहा हो। हाँ, ऐसे भी बनते हैं बनने को तो, लेकिन अभी जो त्रिभुज के नियम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी बात समझिए आप, ठीक है। एक के पीछे एक जा रहे हैं, है ना, देखो, समझ में आया होगा आपको। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, जो त्रिभुज की आकृति को बंद करेगी, वो इन दोनों के योग को बताएगी। तो सबसे पहले त्रिभुज को बंद करता हूं, देखो मैं, ये लो, बंद कर दिया। ये ए और बी को बताती है, ए और बी के योग को बताती है, ए और बी के सम को बताती है, इसलिए इसको बोलते हैं परिणामी सदिश। तो मैंने यहां पर लिख दिया आर वेक्टर, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, सबसे बड़ी बात देखिए। तो मैं डायरेक्शन आपको पहले बताता हूं, मैंने यहां पे लगा भी दिया डायरेक्शन जल्दबाजी में। मैं दोबारा बताता हूं आपको थोड़ा सा, दोबारा लेते हैं। ये बी वेक्टर है मेरे पास, ये बी वेक्टर है। जब ए ओ प्लस बी देखना हो मुझे, क्या देखना हो? ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू कोई आर आती होगी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती होगी? आर आती होगी। तो मुझे ग्राफिकली कैसे शो करना है, सबसे पहले देखो। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, ये दिख गया आपको, बी वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है, और ये एक के पीछे एक है, ऐसे बोला जाता है। एक के पीछे एक समझ गए होंगे ना, ऐसे करते हो, देखो, डायरेक्ट एक के पीछे एक जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आर वेक्टर जो होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा बताया जाएगा, तीसरी साइड द्वारा बताया जाएगा। वो साइड जो त्रिभुज को बनाती है, वो ट्राइंगल को बनाती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ट्राइंगल को बनाने वाली साइड ये बच गई, अब लास्ट वाली, तो ये वाली बच गई, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये लो, ठीक है। इसका डायरेक्शन हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट होगा। देखो ध्यान से, ये दोनों वेक्टर देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, एक के पीछे एक। तो देखो, इसने सामने से टक्कर मारी है भाई। कहां से टक्कर मारी है? सामने से टक्कर मारी है। मेरी बात समझ में क्लियर है? चलिए ध्यान से। अब ये आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी लिखा जाएगा, ये मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे। तो मैं आर वेक्टर को लिख देता हूं ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कई के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये एक डायरेक्शन में ना हो तो देखो, मैं ग्राफ बना बना के दिखाता हूँ कि रिप्रेजेंट कैसे करता है, ठीक है। कई सवाल आए हुए हैं आपके। देखो, मान लो मेरा ये ए वेक्टर जो है ना, वो इधर है, ठीक है, और बी वेक्टर जो है ना, वो नीचे है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो, ये बी वेक्टर है। अब मुझे कहे इन दोनों का सम निकालो। तो देखो, मैंने माना अपने हिसाब से, अगले ने दे रखा होगा वैसे, आर वेक्टर यहाँ ले लिया, ये ले लिया। अब बोला सर इसको कैसे लिखें, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिखते कैसे आपको पता होगा। थोड़ा सा आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। मैं ना थोड़ा सा इसके रंग थोड़े से चेंज कर लेता हूँ। देखो, ये आर वेक्टर और बी वेक्टर अब की बार देखो एक डायरेक्शन में, ये आर वेक्टर और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में, एक के पीछे एक जा रहे, जबकि ए सामने से टक्कर मारा अब की बार ए सामने से टक्कर मारा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं पहला तरीका यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर लिखिए। बट आपको तो असलियत में वैल्यू आर की चाहिए, क्योंकि आपको पता है ए और बी का योग जो है वो आर है। ए और बी का सम करने के बाद जो परिणामी आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट आर है। लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से तो कुछ अलग ही दिख रहा। मुझे तो आर वेक्टर चाहिए ना, तो आर वेक्टर बराबर मेरे पास हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको मैं इधर ले आऊंगा। ऐसे समझ में आया तो आप ऐसे लिखिए। दूसरा तरीका देखिए, हमारा रूल ये था कि आर वेक्टर बराबर होना चाहिए था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और नियम के हिसाब से ए और बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए था, एक के पीछे एक होना चाहिए था, ऊपर वाले डायग्राम में जैसे। बट बी ने
अपना डायरेक्शन ऊपर रखने की बजाय नीचे कर दिया, यानी डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज कर दिया इसका मतलब साइन जो है वो बी ना होकर क्या बन गया, माइनस बी हो गया। उल्टा हो गया ना भाई, जाना ऊपर चाहिए था, आ गया नीचे की साइड में। तो मैं यहाँ पे सीधा इसलिए लिख देता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। आपको दो बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा देखिए, इसी में आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपको ए वेक्टर ऐसे दे रखा है, क्लियर है कि ऐसे दे रखा है ना अगले ने, और बी वेक्टर भी अपने डायरेक्शन में दे रखा है अगले ने ऐसे ऐसे, बट आर वेक्टर का डायरेक्शन अब की बार उसने ऐसे बना दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझिएगा, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन नियम के हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, सामने से टक्कर मारना चाहिए था, बट उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो मैं इसको लिखूंगा माइनस आर वेक्टर। ए और बी अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही हैं, तो इसको लिखूंगा मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए, तो आर की वैल्यू माइनस की हो गई अब की बार, समझ में है आपको? यदि मैं आर को इधर ले जाऊं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तीनों मिलकर कितना बना रहे? जीरो बना रहे भाई। और जीरो बनाते हैं तो उनको बोलते हैं चक्रीय सदिश, साइक्लिक वेक्टर। तीनों वेक्टर मिलकर यदि जीरो बनाते तो उनको क्या बोलते हैं? साइक्लिक वेक्टर। लेकिन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए भाई, डायग्राम ऐसे बनना चाहिए उसका, ऐसे बना हुआ होगा तो साइक्लिक वेक्टर होगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा साइक्लिक वेक्टर है कि नहीं है। क्लियर है? साइक्लिक वेक्टर के कुछ अलग नियम होते हैं, उन नियमों पे हम बाद में बात करेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आई होगी मेरी बात? ठीक है, चलिए। अब ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला कैसे बनाए? फॉर्मूला कैसे बनाए? ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उसको अपन बहुभुज का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम, पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल ये भी ऐसा ही है। देखो, ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करना सीख गए। ठीक है, मतलब जैसे अभी अपन ने किया था। ठीक है, डायग्राम आपने बनाना सीख लिया। यदि आपको त्रिभुज का नियम आ गया तो गलतियां नहीं होंगी। जैसे बहुभुज का नियम की बात करते हैं, देखो देखो, ये मेरे पास ए वेक्टर है, फिर मेरे पास कहीं बी वेक्टर है, फिर मेरे पास कहीं फिर मेरे पास कहीं सी वेक्टर है, अरे ऐसे बना देता हूँ, फिर मेरे पास कहीं डी वेक्टर है, और कहीं भी ले लो, यहीं ले लेता हूँ मैं, और फिर मेरे पास कहीं ई वेक्टर है। अब इसका डायरेक्शन मैं बाद में लगाऊंगा, बैटरी भी जा रही है, इसका डायरेक्शन बाद में लगाऊंगा, पहले ए वेक्टर का लगा देता हूँ। अब मुझसे बोला जाए कि भाई साहब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें से सम कौन है, रिजल्टेंट कौन है, ये बताइए। तो मैं देखो समझ जाऊंगा कि जो भी आकृति बंद करती है भुजा है, जो भी साइड हमारे पॉलीगन को बंद कर रही है, जो फाइनल टच दे रही है, जो बना रही है, वही रिजल्टेंट है। तो देखो आप ध्यान से देखना, बस डायरेक्शन सबका एक साथ होना चाहिए, एक के पीछे एक होना चाहिए भाई। तो देखो ए वेक्टर मेरा इधर था, ए वेक्टर देखो इधर है, फिर बी वेक्टर इसी के साथ में है, फिर सी वेक्टर देखो इसी के साथ में है, यानी एक के पीछे एक जा रहे, फिर डी वेक्टर इसी के साथ में है। अब फाइनल जो टच देने वाली जो साइड है वो ये ई है, तो रिप्रेजेंट ई जो है वो कर रही होगी रिजल्टेंट को, काय को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो रिजल्टेंट को। थोड़ा सा हिल जाता है ना, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, रिजल्टेंट को यानी परिणामी मान को। तो इसे ई वेक्टर लिख दीजिए या फिर आर वेक्टर लिख दीजिए, एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई वेक्टर, ये इन सबके सम को बता रही है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिखने में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। लेकिन इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते समय मुझे इस तरह से शो करना पड़ेगा कि ये सच में रिजल्टेंट को बताए, वरना डायग्राम को देख के कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिजल्टेंट है कौन सा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट होता है, जो सम जिसका हम लिखते हैं, मतलब जो सबको सम को रिप्रेजेंट करती है, जो सम को रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा, जो सम को रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा इन सभी साइड्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो सामने से टक्कर मारती है। यानी मेरे ई का डायरेक्शन यहां पर होगा, समझ में आई होगी मेरी बात।
इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर के पीछे ही है, फिर बी वेक्टर सी वेक्टर के पीछे है, सी वेक्टर डी वेक्टर पीछे है, यानी इनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो ई वेक्टर जो कि इनका सम है वो सामने से टक्कर मारेगा। इस तरीके से मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अच्छा देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो हो गए, बट यार इनको जोड़ू कैसे? इनको जोड़ू कैसे? क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई एंगल आएगा। इनको जोड़ू कैसे? तो जोड़ने के लिए हम इन सबका बाप का लगाते हैं फॉर्मूला। इन सबका बाप जो फॉर्मूला है वो सब पे लागू होता है। वो इन सबसे मिलके बना है, ऐसे कह दो ये सब उनसे मिलके बने। तो हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मैं आगे कह सकता हूँ थोड़ा सा। और उस नियम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बोलते हैं? याद रखना आपकी बात, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम रूल। और ये भी नहीं समझ में है तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, ग्राफ, डायग्राम, थीटा वगैरह ये सब या तो बने हुए मिलेंगे आपको सवाल में, या फिर आपको बनाने और देन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। अभी मैंने बात की थी ए और बी की। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मुझे अगले ने दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। तो मुझे इसको ग्राफ में शो करना है। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। मान लो मेरे को सवाल दे दिया ए है 5 आपका, ए की वैल्यू देखो 5 दे रखी है अगले ने, और बी की वैल्यू दे रखी है 6, और इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब इनको जोड़ के दिखो। अब यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं आई के प्लस जे के ऐसे, तब तो मैं जोड़ लेता आई आई वालों को जे जे वालों को। बट यहाँ तो खेल ही अलग है भाई, यहाँ तो खेल ही नहीं डाला है। यहाँ पर तो 5 6 थीटा दे रखा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले ए और बी को रिप्रेजेंट करना सीखो। तो मैंने माना भाई मेरे पास ए है, यहाँ पे मैंने मान लिया ए, यहाँ पर ए वेक्टर है। अब ये यहाँ पर देखो बी वेक्टर दे रखा है मुझे, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कोई कौन एंगल थीटा दे रखा है, कोई कौन थीटा दे रखा है। अब मुझे थीटा कैसे देखना है? थीटा का रूल है भाई, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, यानी टेल टू टेल मिला हुआ। ठीक है, यानी पूंछ से पूंछ। कौन हमेशा पूंछ का पूंछ के साथ बनेगा? टेल टू टेल बनेगा, या फिर बोल दो ताल से ताल मिला। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। कैसे? आप बी वेक्टर से खींचो कि इनकी पूंछ एक साथ मिले। तो ये मैंने यहां पर खींच दिया, देखो बी वेक्टर। मैं दूसरे कलर से खींच देता हूं, ये मैंने खींच दिया बी वेक्टर। देखो अब देखो इसकी पूंछ इधर और इसकी पूंछ इधर, दिख गई होगा आपको। ये इसकी पूंछ इधर है और इसकी पूंछ इधर है। इन दोनों के बीच में कौन बना है? यदि आपका बी वेक्टर इधर होता, सपोज करो इधर होता, मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसे इधर, तो पूंछ अब की बार इधर और इधर कौन बना रही है भाई? एक तो कौन इधर और एक इधर, दोनों साइड इधर है, तो अब की बार एंगल इधर बनता। बट चूंकि मैंने ऊपर की साइड बना दिया है तो मैं ऊपर ही बात करूंगा। मैं दोबारा ए को बनाता हूँ ढंग से, ए और बी को, है ना। ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, ये लो। तो कौन हमेशा पूंछ का पूंछ के साथ बनता है? ए से हम बी की साइड जा रहे हैं, ये चले गए, तो ये हमारा कौन आ गया? थीटा। ध्यान रखना, यदि हम बी से ए की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई में थीटा माइनस का हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना पहले कौन सा नंबर है बाद में कौन सा नंबर है, आपको जाना कैसे है। ठीक है, चलिए समझ में आया? ये मेरा एंगल हो गया थीटा। जो भी अभी ने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो आ रहेगा आंसर वो मैं कहाँ दिखाऊं? हमें पास दो तरीके, या तो मैं इसको त्रिभुज वाले तरीके से समझना चाहूँ तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ त्रिभुज तो बन रहा है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा भाई, हमें त्रिभुज एक के बाद एक वाले साइड वाला बनाना है, मतलब एक के पीछे एक। अभी अपन ने बनाया था ना, जैसे ए था वो बी के पीछे था ऐसे, या तो दोनों अलग अलग भाग रहे हैं। देखो एक मूवी होती है, उसमें कभी कभी क्या होता है, बाद का सीन पहले दिखा दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद आता है सम टाइम बिफोर, है ना, ऐसा आता है ना, कुछ सालों पहले। ऐसी कहानी यहाँ पर है। ये डायग्राम ना बाद का है, मैं इसको पहले का बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे बनेगा, मैं थोड़े कलर्स चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको, एक बार कलर पूरे चेंज कर लेता हूँ।
नए कलर ही ले आता हूँ मैं, ताकि आपको डायग्राम समझ में। अब देखो, मुझे उस कहानी को समझने के लिए, मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका बी वेक्टर है ना, ये जो बी वेक्टर, इसी के पैरेलल ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखो, इस वाले पॉइंट पर ना बनाकर मैंने इस वाले पॉइंट पे इसी के पैरेलल बना दिया मैंने। देखो, इसी के समांतर, ये मेरा बी वेक्टर हो गया। अब आपने देखा था एंगल कितना बना था ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, यहां पर और यहां पर एंगल थीटा था। तो इस साइड और इस साइड भी एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। आई मेरी बात समझे? अब देखिए, कई बार आपको नहीं भी पता लगे थीटा कैसे बनता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की पूछ समझ में नहीं आ रही, तो आप एक काम करिए, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर को रख दीजिए। ये लो, मैंने बी वेक्टर को रख दिया। अब असलियत में बी वेक्टर इधर जा रहा है, इधर। इसका मतलब बी वेक्टर अपनी पोजीशन से उठ के इधर भाग गया, तो थीटा बन गया इधर। यदि बी वेक्टर इधर आ जाता, तो ये थीटा बन जाता इधर। क्लियर है? दोनों को एक साइड रखिए, और जिधर ओरिजिनल इसकी लाइन खींची हुई है उस साइड चल जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा थीटा किधर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीटा बनाना, कई बार नहीं मिलता है लोगों को, थीटा बनाना नहीं आता है भाई, इसलिए ध्यान रखना। ये हर जगह काम आएगा वेक्टर्स में, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगा, ये तुम्हारे द्रव्यमान केंद्र वाले चैप्टर में काम आएगा, सेंटर ऑफ मास में काम आएगा, ठीक है, ये वेव्स में काम आएगा, ये दोलन गति में काम आएगा, काफी जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, हर जगह आएगा वेक्टर, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखो, जो मैंने कहा था वही सीन अब यहाँ पे क्रिएट होगा, जो अपन ने त्रिभुज का नियम लगाया था। देखो, ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर के पीछे पीछे एक्ट वेक्टर बी वेक्टर के पीछे, देखो दोनों एक साथ ही है। तो जो आर वेक्टर होगा, इन दोनों का सम होगा, वो सामने से टक्कर मारेगा, तो ये रहा त्रिभुज, यहां से मारेगा वो टक्कर भाई। ये लो, ये लो, ये हो गया आर वेक्टर, जिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब समझ में आया होगा आपको। देखो, ए वेक्टर ऐसे जा रहा, बी वेक्टर ऐसे जा रहा, तो आर वेक्टर सामने से टक्कर मारेगा, है ना? बन गया ना? देखो हमारा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा था इसीलिए ये सबका बाप है। इसमें डायग्राम भी अच्छे से बन जाता है एंड फॉर्मूला भी देता है। अब देखो, आर जो है वो कितने डिग्री पर खींचू भाई? ये जो थीटा है ना, ये थीटा, ये तो ए और बी के बीच का एंगल है। आर का एंगल कितना हो यहां से, तो उसको मैंने नाम दे दिया अल्फा। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा और डायग्राम को सही बनाने के लिए मैंने क्या किया है, कंप्लीट करने के लिए, जो ए वेक्टर है ना, इसके पैरेलल मैंने ऊपर एक लाइन खींच दी, ये ली, ये खींच दी, और इस तरीके से मुझे एक बंद आकृति मिल गई, एक क्लोज शेप मिल गई, जिसका नाम है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे हमें लिखना है? आर वेक्टर का फॉर्मूला इसमें सीधा सीधा होता है भाई, आर वेक्टर का फॉर्मूला इसमें सीधा सीधा होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? ए का स्क्वायर लिखना है, जो भी है, बी का स्क्वायर लिखना है, और यहां पे लिखना है 2ab cos थीटा, और इस पे लगा देना है अंडर रूट। अभी तो गलती हो जाती है ना अपने से। ये लो, बेस्ट फॉर्मूला। आपको क्या करना है? ये जो मान आएगा, ये संख्यात्मक मान आएगा, डायरेक्शन तो आपने दिखा दी, तो मैं यहाँ पे मैं मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ना, जगह काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, ये लो, एक बार मिटा दो, क्योंकि मुझे इसे डायग्राम के आगे लिखना है, मैं वापस डायग्राम बनाऊंगा फिर वरना। ठीक है, अब देखो, मुझे आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, क्या की वैल्यू चाहिए? आर वेक्टर की। तो एक्चुअली ये आर वेक्टर का मोड ही आएगा, संख्यात्मक मान आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एंगल जो दे रखा है वो अल्फा ले रखा है। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू आपको संख्या के रूप में दे रखी थी, बी की वैल्यू भी आपको संख्या के रूप में दे रखी थी, यानी 10 20 30 जो भी है, और बीच में आपको एक एंगल दे रखा था थीटा, ऐसे दे रखा था ना। अब इसको सम करें तो डायग्राम तो देखो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बनाते डायग्राम, ए वेक्टर एक साइड दिखा दो, बी वेक्टर एक साइड दिखा दो, आर वेक्टर ऐसे साइड दिखा दो, ए बी और बी के बीच के एंगल को थीटा दिखा दो। आप कहीं दिखा सकते हो, इस वाली साइड पे दिखा सकते हो, इधर वाली दिखा सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम है। ठीक है, और आर वेक्टर का जो एंगल है वो आपने अल्फा लिया है। अब देखो, मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो आर की वैल्यू चाहिए, प्लस इसको, इस आर वाली लाइन को खींचने के लिए मुझे अल्फा चाहिए। ठीक है, तो आर वेक्टर का मोड यानी आर का मान, रिजल्टेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप ए का स्क्वायर कर दीजिए, आप बी का स्क्वायर कर दीजिए, और आप लिख दीजिए 2ab cos थीटा, और पूरे का अंडर रूट लगा दीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया एकदम, बस एक फॉर्मूला सब पे लागू हो जाएगा, ये सब पे है, भारी पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू के लिए आप सीधा फॉर्मूला लिख दीजिए। आपको एंगल चाहिए ना भाई, यहाँ पर एंगल चाहिए ना, तो आप लिख दीजिए टेन थीटा टेन अल्फा। ये हमेशा वाई अपॉन एक्स में जाता है, इसमें जाता है वाई अपॉन एक्स, हमेशा याद रखो वाई अपॉन एक्स। अब प्रॉपर वाई में कोई दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये मेरे पास ए है, ध्यान से देखना, बड़ी काम की चीज़ है। फॉर्मूला कहाँ से है मैं बनाना सिखा रहा हूँ बस। ये बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, वाई अपॉन एक्स। अब देखो, मुझे
प्रॉपर वाई में वैल्यू चाहिए, प्रॉपर वाई में कोई है ही नहीं, ये तो तिरछी खींची हुई है ऐसे, ये प्रॉपर वाई में क्या नहीं है। तो देखो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा इस ट्रायंगल को, और आपको ये भी पता होगा कि इधर से क्या खींच रखा है मैंने, आर खींच रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये लो, इसको इसके ऊपर गिरा लेता हूं मैं, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, जिसका नाम बी है, ये इसके साथ थीटा बनाती है। तो किसी भी बी की बात करते हैं, मान लो आप एक ग्राफ के हिसाब से चेक करूं तो ये बी है आपका, तो इसका मतलब है बी के पास दो लाइन है, एक्स एंड वाई, ठीक है। बी एक्स और वाई से मिलकर बना, तो बी की एक वैल्यू एक्स है, एक वाली कौन सी है, वाई है। बस यही का खेल यहाँ पर आने वाला है, मुझे वैल्यू एक्स की निकालनी है और मुझे वैल्यू वाई की निकालनी है। यानी एक आदमी के दो पार्ट, एक आदमी के दो पार्ट, ये दो चीजों से मिलकर बनाए, एक दायां साइड राइट हैंड साइड बोल दूं, एक लेफ्ट हैंड साइड बोल दूं। जिसके साथ ये थीटा बनाते हैं ना, उसमें कॉस थीटा लिख दिया जाता है। तो जैसे बी है ना, इसको लिख दिया जाएगा बी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं बनाता, ऐसा देखो ये दोनों लंबवत होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बी के दो पार्ट, एक एक्स एंड वाई, एक्स में वैल्यू थीटा एक्स के साइड बन रहा है तो मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा, और वाई के साइड बन रहा है तो मैंने लिख दिया बी साइन थीटा। अभी फिलहाल इतना याद करिए, अभी क्या टाइम ज्यादा हो रहा है, 36 मिनट के आसपास का वीडियो है। अब हम जस्ट अगली क्लास में इसको थोड़ा कंपोनेंट में बांटना भी सीखेंगे और मल्टीप्लाई भी सीखेंगे, ठीक है। बस फिर ये चैप्टर पूरा, ठीक है। देखिए तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो बी है ना, बी ये वाला, ये इसके साथ थीटा बनाता है, तो बी के दो पार्ट करने पड़ेंगे मेरे को। ये लो मैंने कर लिया, एक दाया साइड एक बाया साइड, दोनों एक दूसरे के लंबवत। तो इधर लिख दिया मैंने बी कॉस थीटा और इस खड़े में लिख दिया मैंने बी साइन थीटा। अब देखो यार, एक जो खड़ी लाइन है और ये लाइन आपस में पैरेलल ही तो है, समांतर ही है तो है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बी साइन थीटा। आई मेरी बात सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे वाई अपॉन एक्स चाहिए, तो वाई में कौन कौन है भाई, ए और बी, पूरा ट्राइंगल पढ़िए, पूरा ट्राइंगल लिखिए, ए और बी कॉस थीटा दोनों है। तो मैं ये एक्स में है, सॉरी किस में है, एक्स में। और वाई में कौन है अकेला, बी साइन थीटा, एकदम खड़ी लाइन पर कौन है, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा निकाला तो ये था, ये वाला, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू तो इधर आएगी, आप किधर भी लिख दो उसको। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी साइन थीटा अपॉन एक्स डायरेक्शन में कौन है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका टेन अल्फा का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए ताकि आपको आर की लाइन खींचने में मदद मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। ये देखो एडिशन का फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है, एडिशन का फॉर्मूला है। अब आपको हमेशा इस डायग्राम को यूज करना है, इस डायग्राम को मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम को यूज करना है, इस डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए बस। इसके अलावा जिंदगी में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्लस का है, मैं आपको अगली क्लास में माइनस का बताऊंगा कि माइनस कैसे करते हैं। साथ ही साथ में इस फॉर्मूले पर काफी अच्छे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड ग्रेड के, वो सवाल भी साथ के साथ ही कराऊंगा ताकि आपको मजा आए, ठीक है, सवाल समझ में भी आए, क्लियर है। इसके अलावा हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि स्केलर वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और साथ ही साथ फिर पीवाईक्यूज करेंगे। यानी अगली मोटा मोटी मान के 2 क्लास में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। बस आपको कॉन्सेप्ट ढंग से समझना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी, मजा आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती है, मैं अपना फेस नहीं दिखा पाता क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना कि बोर्ड पर खड़े होकर पूरी क्लास ले पाऊँ, काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है, मेरे भी थोड़े एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो मैं जनरली टैबलेट के अंदर ही ये सब करता हूँ। हाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, मेरी स्पीड थोड़ी अलग हो, समझा नहीं पा रहा हूँ, एनीथिंग, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी टाइप आप कमेंट करिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। हमारा मोटो एक ही है कि आपका सिलेक्शन होकर रहे, हम असंभव को संभव बनाने के लिए चलें और इस संभव बेच की दौड़ में हम आपका साथ चाहते हैं प्रॉपरली। तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ अपना रिस्पॉन्स दीजिए ताकि उन्हें देखकर हम भी मोटिवेट होइए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज्ञा दीजिए, जब तक ले जय हिंद जय भारत।